नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशिबिट। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमारे एसएसटी का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन है। सेकंड टर्म में हमारे क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं एसएसटी में 9th क्लास में। ये जो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ उससे जस्ट पहले वाली वीडियो है जो कि पूरा सिलेबस पे ही डेडिकेटेड है। मैंने उसमें आप लोगों को बताया कि सेकंड टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है हमारे एसएसटी में चैप्टर एसएसटी में। तो उसमें का एक चैप्टर है जिसका नाम है हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। अब एक यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। पहले तो आप ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है वैसे यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सोशलिज्म क्या है भैया? अभी एक बताओ, सोशलिज्म क्या होता है? अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। सोशलिज्म क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वीडियो में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन रिवॉल्यूशन शब्द से आप क्या समझते हैं मैं आपको ये अभी क्लियर करवा देता हूँ। बेसिकली रिवॉल्यूशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। रिवॉल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल कलेक्ट टुगेदर टू टू चेंज सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर टू चेंज होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली होता क्या है? रिवॉल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। किसके खिलाफ? या गवर्नमेंट किस उद्देश्य क्या होता है उनका? सरकार को चेंज करना या फिर सरकार से संबंधित किसी नीतियों को चेंज करना, ठीक है। और ये ज़्यादातर वायलेंट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग फ्रांस रिवॉल्यूशन के संदर्भ में देख सकते हैं। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो मेन कंक्लूजन क्या था? फ्रीडम एंड रिपब्लिक, ठीक है। फ्रीडम, रिपब्लिक एंड इक्वालिटी, ये था फ्रांस रिवॉल्यूशन का मेन कंक्लूजन। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता भी होगा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन से पहले सोसाइटी स्टेट्स में बटी हुई थी। बिफोर द फ्रांस रिवॉल्यूशन होल यूरोपियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और सारा पावर, वेदर इट इज इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, चाहे वो आर्थिक शक्तियां हो या फिर राजनीतिक शक्तियां हो, किसके पास थी? या तो चर्च के पास थी या फिर किसके पास थी? किंग्स के पास, ठीक है, जैसे या फिर नॉबल्स के पास, ठीक है। लेकिन जो पिछड़ा लेकिन जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थे, जैसे आर्टिशियंस, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ये इन दोनों में बहुत दब के रह गए थे। इनका खूब एक्सप्लोटेशन होता था बिफोर फ्रांस रेवोल्यूशन का। किसका? आर्टिशियन का, जिसे हम थर्ड स्टेट्स कहते हैं, किसान का, मर्चेंट का। और इनका एक्सप्लोटेशन कौन करता था? इनका शोषण कौन करता था? कौन करते थे? चर्च और नॉवेल्स, ठीक है। लेकिन फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद एक ड्रामेटिक चेंज हुआ। ड्रामेटिक चेंज करने का मतलब कि एक बहुत ही नाटकीय परिवर्तन हुआ। एक बिल्कुल ही स्ट्रीम फ्लो चेंज कर दिया फ्रांस रिवॉल्यूशन ने। मतलब बिल्कुल वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला सीन आप लोग समझ लो। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? यूरोप के लोगों को ये फील होने लगा कि हाँ, हम भी चेंज ला सकते हैं, हम भी अपनी कंट्री में चेंज ला सकते हैं। और उनके मन में ये विश्वास जागा कि हाँ भाई, हम भी अपने कंट्री के लिए स्टैंड ले सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने फ्रांस रिवॉल्यूशन से हमारे देश को अवगत कराया, जिनका नाम है राजा राम। इनमें से कौन थे? मैं राजा राम मोहन रॉय, आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने सती प्रथा एबॉलिश करवाई थी। और उनके साथ एक डिरीजियो करके थे एक। इन ये दोनों फिलोसफर्स थे। अगर आप चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे अपने एनसीईआरटी बुक का, तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको इनके नाम इजीली दिखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, डुरीजियो, एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमारे भारत देश को अवगत करवाया। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो चेंज चाहते थे, ठीक है। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से लोग थे मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये 3 ग्रुप निकल के आती है हमारे सामने, ठीक है, जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशंस के बाद काफ़ी एक्टिव हो गई थी, ठीक है। लिबरल्स हो गई, रेडिकल्स हो गई, और कौन सी हो गई? कंजर्वेटिव।
ठीक है। लिबरल्स हो गई हमारी रेडिकल्स, और कंजर्वेटिव यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं करेक्ट कर देता हूँ। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये कौन थे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब तक मैं उम्मीद करूँगा आपको एक बैकग्राउंड मिल गया होगा चैप्टर का। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, आप लोग कमेंट में करिएगा आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस पार्ट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को जो बेसिक जो आइडियोलॉजीज थी उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। जो कौन कौन सी आइडिया थी जो कि चाहती थी बदलाव आए, और जो बदलाव के फेवर में, चेंज के फेवर में नहीं थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिबरल्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो लिबरल्स होते थे ये सारे धर्म को टॉलरेट करते थे, दे टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बात भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम यूरोप में मात्र 2 ही प्रकार के धर्म कुछ एक या फिर एक या 2 ही धर्म चलते थे। जो ब्रिटेन था वो किसको फेवर करता था, वो जो इंग्लैंड की चर्च थी उनको फेवर करता था, और जो स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, वो कैथलिक चर्च को वो करते थी। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या पॉइंट आता है लिबरल्स को, टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, ठीक है। हर प्रकार के धर्म को ये टॉलरेट करते थे, सबको ये साथ लेके चलने की में इनका विश्वास था, ठीक है। दूसरा क्या था ये दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, टू सेफगार्ड राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में बात करते थे, ठीक है। इनका मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा हो। और ये और क्या चाहते थे बेसिकली, इनकी जो डिमांड्स है, जो मैं लेक्चर अभी वो कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, उसकी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके इनके बारे में अच्छे से आप लोग मेन पॉइंट कवर कराए, मैंने सारे पॉइंट कवर करे, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को देखिए। अभी मैं आपको ऐसी अब उनकी आइडियाज़ के बारे में इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो दूसरा पॉइंट क्या था, ये व्यक्ति की अधिकारों के बारे में, उनकी अधिकारों की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और क्या चाहते थे ये लोग, इनकी ये डिमांड थी क्या हो, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में ये लोग विश्वास रखते थे, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और क्या मानते थे ये लोग, एक फ्रीडम जुडिशरी की स्वतंत्रता पे इन्होंने बहुत जोर दिया। ये किसकी डिमांड कर, मतलब बेसिकली ये क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, एक आज़ाद न्यायपालिका की डिमांड करते थे। और ये किसके फेवर में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे, लेकिन ये चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन किसी एक की पावर में सारी संपत्ति ना हो, ठीक है, जिससे वो अपनी मनमानी ना कर सके, ठीक है। और इनकी और मेन डिमांड्स क्या थी, और इनकी मेन डिमांड ये थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में तो थे ये, और इनकी मेन डिमांड ये, लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसके खिलाफ थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, 18 साल से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार हो। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ थे। और बेसिकली ये किसको वोट देने का अधिकार मानते थे, उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है। और ये वुमेन, महिलाओं के वोट के खिलाफ, ये महिलाओं के वोट के तो बिल्कुल खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को, वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लिबरल्स चाहते थे, लिबरल्स की डिमांड्स थी ये। फिर नंबर आता है रेडिकल्स का। जो रेडिकल्स थे ये सपोर्टेड मेजॉरिटी गवर्नमेंट, सपोर्टेड मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सपोर्टेड मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट के फेवर में थे। और क्या था इनका, और ये दे ऑल्सो सपोर्टेड सफरेज मूवमेंट, सफरेज मूवमेंट। अब ये सफरेज मूवमेंट क्या था, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप लोग देखिएगा अपने बुक, एनसीईआरटी की बुक में। सफरेज मूवमेंट एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली क्या था, 80-70s में ब्रिटेन में, 1870 में ब्रिटेन में लगभग 3 लाख महिलाओं ने एक अपने राइट टू वोट के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो रेडिकल्स थे
ये क्या थे, ये महिलाओं के वोट के पक्ष में थे कि महिलाओं को वोट देने चाहिए, लेकिन जो लिबरल्स थे वो महिलाओं के वोटिंग के खिलाफ थे, ठीक है। और इनके भी सेम वही आइडियोलॉजी थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इनका क्या मानना था कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, ठीक है। तो ये लिबरल रेडिकल्स की आइडियोलॉजी थी। फिर नंबर आता है कंजर्वेटिव्स का। ये किसी भी प्रकार के चेंज में विश्वास नहीं रखते थे। दे डोंट बिलीव इन चेंज, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के बदलाव में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद, कब, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद इनको भी कुछ बदलाव की ज़रूरत हुई। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो ये भी कुछ बदलाव के फेवर में है, लेकिन ज़्यादा ये खिलवाड़ नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका रिस्पेक्ट हुआ जाए, और ये एक ही बार में चेंज ना आए, बल्कि स्लो ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक बार में पूरी तरह से परिवर्तन ना आ जाए। तो कंजर्वेटिव उसके फेवर में थे। कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल से जुड़ी हुई पॉइंट में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वाले लेक्चर की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहाँ जाके चेक करिए, इनके अच्छे से पॉइंट वहाँ पे दिए हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज किस प्रकार का आया यूरोप में 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं इस चैप्टर की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। बेसिकली हुआ क्या, अब बात आता है पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ कि नई नई फैक्ट्रीज बनी, नई नई इंडस्ट्रियाज, नई नई कंपनियों का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, रेलवे एक्सपेंड हुई, ठीक है। रेलवे एक्सपेंड हुई। अब आप लोगों को ये कॉमन सी बात है कि जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उसके लिए वर्कर्स भी चाहिए, लेबर के लिए लेबर्स भी चाहिए, और बहुत सारी वर्कफोर्स भी चाहिए। इसलिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चिल्ड्रंस थे, मैंस और वुमेन्स, वो सब कहाँ पे आ गए, फैक्ट्री में आके वो लोग काम करने लगे। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या उसमें क्या क्या समस्या थी, ठीक है। सबसे पहले थी हाउसिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। हाउसिंग कहने का मतलब कि जो घर जहाँ पे वो लोग रहते थे, जहाँ पे उनका ठिकाना था, मतलब कौन, वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम करने आए थे, जो उनका ठिकाना था वो काफ़ी ख़राब था। मतलब बिल्कुल आप ये समझ जाओ कि माचिस का डिब्बे जैसा एक कमरा और माचिस की तिल्ली जैसे लोग रहते थे, ठीक है। मैं उनकी कंडीशन का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको मेरे दिमाग में इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं आया। जैसे मतलब बहुत कंजस्टेड लाइफ थी लोगों की। हाउसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी थी कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, बेरोजगारी की, ठीक है। अब जहाँ पे 10 लोगों का काम है वहाँ पे 15 लोग चले जाते थे, ठीक है। तो पाँच पाँच लोग तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी और क्या थी, सैनिटेशन, जो टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, जो जो हाइजीन की प्रॉब्लम थी, वो भी बहुत समस्या थी। लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और इंतज़ार करना था अपना नंबर पाने के लिए। बहुत सारे लोगों को सुबह वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी सैनिटेशन में, फ्रेश होने में बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है। तो 3 प्रकार की प्रॉब्लम हो गई। चौथा था लॉन्ग वर्किंग आवर, लॉन्ग वर्किंग आवर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो 4 प्रकार की समस्या हो गई। कौन कौन सी, पहली हाउसिंग की समस्या थी बहुत तगड़ी, बेरोजगारी थी, सैनिटेशन, लॉन्ग वर्किंग आवर, और पांचवा थी और जो सबसे मेन थी वो था लो वेज, कम दिहाड़ी, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, वो वर्करों को लेके तो आते थे कंपनियों में, लेकिन उनको उनके काम से बहुत कम रुपए देते थे। अब जैसे 8 घंटे का काम है तो 12 घंटे काम करवाते थे, लेकिन सैलरी कितने की देते थे, 6 घंटे की, 7 घंटे की। तो ये कुछ 5 समस्याएं थी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड थी।
अब इसके लिए जो लिबरल और रेडिकल्स ने बहुत सोचा, लिबरल्स और रेडिकल्स ने इसका इंतजाम करने के लिए सोचा कि आखिरकार हम इस समस्या को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो किसी जो पावर था और जो मनी था, दे पावर एंड मनी वर ऑल कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू पर्सन। कुछ लोगों के हाथ में सारा पावर और पैसा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने मन मर्जी से लोगों को काम करवाते थे। अब लिबरल और रेडिकल्स ने क्या सोचा कि अगर ये जो वर्कर की पॉपुलेशन है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कि जो लिबरल और रेडिकल्स ने क्या सोचा कि अब इस समस्या का हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स समाज में बदलाव लेके आना चाहते थे, वो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि जो वर्करों के सामने ये समस्या आ रही है उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो पैसा और जो पावर था वो किसी कुछ पर्सनों के हाथ में सीमित था, उनके कुछ हाथ में था, जैसे वो मनमानी कर रहे थे। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद भी वो खुद भी पैसे वाले थे और वो खुद भी एम्प्लॉयर्स थे, मतलब वो खुद भी लोगों को रोजगार देने वाले थे, लेकिन उनकी सोच काफ़ी ब्रॉड थी, ठीक है। अब उन लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक सोसाइटी बनाई जाए जिससे लोगों का कुछ भला हो सके, ठीक है। तो उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण करा। किस किस ने, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने प्लस नेशनलिस्ट, ठीक है। तो इन तीनों लोगों ने एक सोसाइटी का निर्माण किया, ठीक है, ठीक है। लिबरल, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, लेकिन उससे पहले हुआ क्या, जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे इन्होंने सोचा कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है वर्करों के सामने, जो 5 बेसिक प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इनको एजुकेटेड करेंगे, इनको शिक्षा देंगे, इनको अवेयर करेंगे इस बारे में, इनके अधिकारों के बारे में, तो ये कुछ कर सकेंगे। और वो क्या मानते थे कि एक जो एरिस्टोक्रेसी होती थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब बेसिकली जो एक पर्सन का राज होता था, उसको ख़त्म करना चाहते थे वो लोग। और जो बर्थ पे, जो किसी को बर्थ के हिसाब से डिसएडवांटेज मिलता था, उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते थे, लिबरल और रेडिकल्स। और वो इनके राइट के बारे में बात करते थे, वर्करों के राइट के बारे में। अब हुआ क्या, जो मैन और वुमेन्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड के, जो उनको ये बात पता लगी, उन्होंने क्या करा, रेडिकल्स और लिबरल्स लोगों को अपना सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। उनके साथ बहुत सारी वर्कफोर्स लग गई और धीरे धीरे लिबरल रेडिकल्स का जो मूवमेंट था वो ऑल ओवर यूरोप तक फैलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, लिबरल्स, रेडिकल और नेशनलिस्ट लोग ये एक अपना एक तीनों मिलकर एक ग्रुप तैयार करते हैं और ये आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली और स्पेन में एक एक आंदोलन सा, रिवॉल्यूशन सा क्रिएट कर देते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे, मतलब 1815 में, 1815 में जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है यूरोप में कौन सी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, मोनार्कियल। ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट कर रही है यूरोप में, इनको हटाया जाए। और ये एक नेशंस की बात करते थे, एक राष्ट्र की बात करते थे, जिसको बाद में गुजीपी मजीनी, एक इटली के बहुत बड़े मिनिस्टर हुए हैं, आप 10th क्लास में जाएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। गुजीपी मजीनी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया, जिसके बाद से इन लोगों का ये पूरा सिस्टम तैयार हो सका। और ये कुछ प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के साथ, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, जिसका नाम था सोशलिज्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म का। ये हमने इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात कर लिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग बस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे प्लीज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब जिसके बारे में पूरा मैटर हो रहा है, जिसके लिए पूरा चैप्टर तैयार किया जा रहा है, भाई वो आया कहाँ से यूरोप में, उसका आगमन कहाँ से हुआ, हमें ये तो जानना चाहिए ना। ऐसी हवे हवे में तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम पहले ये जानते हैं कि सोशलिज्म आया कैसे यूरोप में। देखो, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी, जितनी चीज़ें जानी, उससे हमें ये बात तो क्लियर है कि जो अगर सोसाइटी को चलाने के लिए सबसे अच्छी जो विज़न है, द मोस्ट
इम्पोर्टेंट या फिर जिसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विजन को, जो विजन है, जो मार्गदर्शन है, उसे हम सोशलिज्म को मान सकते हैं। ठीक है, जो सोशलिज्म था वो आइडिया मिड 19th सेंचुरी तक, मतलब 1850 1870 के करीब आप मान लीजिए पूरे यूरोप में फैल चुका था। लेकिन अब ये सोशलिज्म है क्या? ठीक है, सोशलिज्म सोशलिज्म हम करे जा रहे हैं वो है क्या? ठीक है, तो सोशलिज्म का है बेसिकली क्या है? सोशलिज्म was against private property and so it root evils of society। ठीक है, तो बेसिकली है क्या? सोशलिज्म वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिज्म थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थी। ठीक है, एंड सॉ इट रूट इवल्स ऑफ सोसाइटी, और समाज में जितनी बुराइयां हैं सबका कारण किसे मानती थी? सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो हमें ये बात तो पता लग गया सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थी, और ये उसको अपना समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सबका किसको जड़ मानती थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। इस जो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे पीडीएफ जो लेक्चर उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने, उसको आप ओपन करिए, देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा पढ़ने का हमारा कारण क्या है? अब इसका रीज़न ये है, जो इंडिविजुअल्स है, कोई पर्सन मान लीजिए XYZ, वो कंपनी लगाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो वर्करों को एम्प्लॉयमेंट देना नहीं होता। ठीक है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो उसका मेन कंसर्न है, जो उसकी मेन चिंता है, वो क्या है कि कैसे अपनी कैपिटल को प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे इससे प्रॉफिट लिया जाए। ठीक है, तो सोशलिज्म ये मानती है कि कोई पर्सन अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री सेटअप करता है, तो उसका मेन उद्देश्य सब अपनी भलाई के बारे में ज़्यादातर अपनी भलाई देखने का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। ठीक है, अब इसकी तो अब एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ठीक है, फिर अगर कैपिटलिज्म को नहीं देखेंगे तो हम कैसे बिना फंड के कैसे समाज चल सके, और एक सोशलिज्म सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोशलिज्म पे सोसाइटी कैसी बननी चाहिए, हमें वो जानने की ज़रूरत है। तो 3-4 फिलोसफर्स के नाम आते हैं हमारे सामने। ठीक है, पहले तो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दूसरे हमारे लुईस ब्लांस। ठीक है, फिर हमारे आते हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब ये जो 4 फिलोसफर्स है, इनके सिद्धांत हमें पढ़ने, इनके सिद्धांत हमें जानने चाहिए। वो सिद्धांत क्या क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये थे 1771 से 1858। ठीक है, 1813 से 1888। ठीक है, 1888। बेसिकली जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो क्या मानते थे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बेसिकली इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, इन सब के बारे में पीडीएफ में दिया हुआ है। बेसिकली जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो क्या थे? इंग्लिश मैन्युफैक्चरर मतलब कि इंग्लैंड में इनकी कंपनी थी, और ये मानते थे कि एक सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए जिसमें सबकी भागीदारी इक्वल हो और एक अच्छे से कोऑपरेशन हो। इसीलिए इन्होंने क्या बनाया? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, जिसका क्या नाम था? कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई इन्होंने। ठीक है, एक इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। देखिए, ये इंडियाना है, इंडिया नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसए में बनवाई थी इन्होंने। ठीक है,
यूएसए में बनवाया था एक कोऑपरेटिव समाज, ठीक है। और भी जो सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक पर्सन के बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट करना चाहिए। जो लुईस ब्लांस है, लुईस ब्लांस क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, भाग जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, वो किसी एक पर्सन की कंपनी नहीं है, वो पूरी एक ग्रुप चलाती है उसे। लेकिन जो रिलायंस लिमिटेड है वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो किसी एक पर्सन के हाथ में है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, जिसमें पावर और मनी किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, ग्रुप के हाथ में बटाओ, जैसे कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट है वो किसने दिया है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, ठीक है। किसके विचार में, सोशलिज्म के विचार में। वो लोग क्या मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है, कैपिटलिस्ट है। क्यों कैपिटलिस्ट है, कि इसमें कोई पर्सन, इसमें मान लीजिए कोई भी पर्सन एक कंपनी लगाता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है खुद का प्रॉफिट कमाना, ठीक है। वो चाहता है कि मैं कंपनी लगाऊं तो मेरा सबसे मुझे क्या मिले, पैसा मिले। वो दूसरों को तो एम्प्लॉयमेंट देता है, ये बात सत्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका टेंशन होता है कि इस कंपनी से मैं कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ। तो कार्ल मार्क्स जो वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप जो कैपिटलिस्ट है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको पूरी तरह निकाल के फेंक दीजिए, और आप लोग खुद के लिए स्टेप लीजिए। और ये कब तक संभव है, जब तक कम्युनिस्ट सोसाइटी ना बन सके। कौन सी सोसाइटी ना बन सके, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ना बन सके। और जब तक एक कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं बनेगी, जब तक वर्करों की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि फिलोसफर्स ने दिए हैं, किसके सपोर्ट में, सोशलिज्म के सपोर्ट में और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है। इसकी सबकी पीडीएफ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी सबकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे दी गई है। अब हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, वो कौन सी कैसे 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 कंट्रियों ने सोशलिज्म का सपोर्ट करा, यूरोपियन कंट्रीज ने। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट किसने किया। अब हुआ क्या, 1870s के एंड में, मतलब 1870s तक जो सोशलिज्म का आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। पूरे यूरोप को उसने कवर कर लिया था, किसने, सोशलिज्म के आइडिया ने, कि सोशलिज्म होता क्या है, इसकी क्या क्या आइडियोलॉजी है, ये इसको यूरोप में सब जान चुके थे 1870 में, ठीक है, 1870 तक। इसके लिए फिर हुआ क्या, जो सोशलिस्ट थे उन लोगों ने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करा। एक उन्होंने बॉडी बनाई, किसके लिए, टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देमसेल्फ। उन्होंने आपसी तालमेल के लिए एक बॉडी बनाई, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। अब हुआ क्या, जो वर्कर्स थे कहाँ पे, इंग्लैंड और जर्मनी में, उन लोगों ने फंड इकट्ठा करने शुरू कर दिए। फंड इकट्ठा करने क्यों स्टार्ट कर दिए, जिससे वो लोग फाइट कर सके वह अपने अधिकार के लिए। और जो कभी होता क्या था कि जैसे किसी वर्कर को मदद पड़ी, कुछ उसको ज़रूरत पड़ी, तो वो उसी फंड में से लोगों को हेल्प करते थे, और बाकी का पैसा वो अपने अधिकारों की लड़ाई में इस्तेमाल करते थे। कौन, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स, ठीक है। यह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी। अब हुआ क्या, जर्मनी में जर्मनी में किन लोगों ने, जो वर्कर्स थे, सोशल एक वर्कर्स प्लस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, ठीक है, एसपीडी है ये, ठीक है। कहाँ पे, जर्मनी में वर्कर और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आपस में, इन लोगों ने क्या करा, एक गठबंधन बना लिया, एक अलायंस बना लिया, जिसकी वजह से जर्मनी में पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिया। और भी फ्रांस में और इंग्लैंड में वर्कर ने, और जो ट्रेड सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, कहाँ पे, फ्रांस और इंग्लैंड में, जो ट्रेड यूनियन
और सोशलिस्ट थे। इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। अब ट्रेड यूनियन के कौन लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा या न्यूज़ पे भी सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें वर्कर का एक ग्रुप होता है, कर्मचारियों का एक ग्रुप होता है, जैसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो हुआ क्या, फ्रांस और इंग्लैंड में ट्रेड यूनियन के लोगों ने और सोशलिस्ट के मेंबरों ने अपनी अपनी पार्टी बना दी। इंग्लैंड में किस नाम से पार्टी बनी, लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी के नाम से उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। और फ्रांस में किस नाम से बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। तो आप सब देख सकते हैं कि कैसे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज तक इन लोगों ने अपनी पहुंच बनानी स्टार्ट कर दी थी, सोशलिस्ट लोगों ने। और सोशलिज्म कैसे कैसे फैल चुका था ऑल ओवर यूरोप में। अब हुआ क्या, 1914 तक, बाय 1914 जो सोशलिज्म था, इन लोगों की आइडिया बहुत हद तक इन कंट्री में फैल चुकी थी। और इनके लेजिस्लेशन में, इनके लोकसभा में, राज्यसभा में, जो वहाँ की जो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इन लोगों के आइडिया का बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट था वो कौन चलाता था, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स। अभी भी गवर्नमेंट सोशलिस्ट लोग नहीं चलाते थे, अभी भी गवर्नमेंट चलाने की शक्ति किसके पास थी, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव के पास। अब इसी के साथ हमारा जो सोशलिज्म इन यूरोप वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका। अब जो इसकी अगली वीडियो आएगी वो होगी रशियन रिवॉल्यूशन की। ठीक है, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अभी इसके 3 से 4 पार्ट और आएंगे कुछ दिनों में। और अभी हमारा चैप्टर बचा हुआ है, ये हमारे चैप्टर का पहला पोर्शन था। ठीक है, और इसकी जो, मैं एक बार फिर से एंड में रिपीट कर देता हूँ, जो PDF है इस लेक्चर की, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ आप जाके देखिए। और आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि यार कुछ भी ड्रॉबैक हो तो बताइए। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मास्क पहनिए, ख्याल रखिए अपना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।